वेज इनकम के बारे में। एंड ये जो है इनइलास्टिकली लेबर सप्लाई करता है, जिसका बेसिक मतलब ये है, इनइलास्टिक हमें पता है लेबर सप्लाई कर्व जो होता है वो एकदम वर्टिकल होता है, जिसका मतलब है कि ये जो भी लोग हैं ये विलिंग है टू सप्लाई 1 यूनिट ऑफ लेबर, जो इनका मतलब फिक्स्ड है, इनका फिक्स्ड है कि ये 1 यूनिट ऑफ लेबर ही सप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये वो 1 यूनिट ऑफ लेबर किसी भी लेवल ऑफ वेज पर सप्लाई करने के लिए रेडी है। एंड सेंस भी मेक करता है, इनके पास सोर्स ऑफ इनकम ही वही है बस। तो वेज चाहे जो भी हो, कोई भी WT हो, उस पर ये विलिंग है टू सप्लाई लेबर। तो इनका क्या है कि लेबर सप्लाई कर्व एकदम वर्टिकल है, 1 पर फिक्स्ड है एक बंदे का, वो 1 यूनिट ऑफ लेबर जो है वो सप्लाई करेगा ही करेगा किसी भी WT पे। ठीक है, आगे क्या बताया है, इस वेज इनकम में से एजेंट जो है वो एक पार्ट कंज्यूम करता है, कुछ बचाता है। अच्छा, अब चीज़ क्या है कि आपने इस पीरियड में मेहनत कर ली और आपने WT जितना कमा लिया। WT जितना क्यों कमाओगे, क्योंकि हमें पता है बेसिकली वेज इनकम क्या होती है, आप जितने नंबर ऑफ़ आवर्स वर्क करो, जितने लेबर यूनिट सप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई करना होता है वेजेस के साथ। यहाँ पर क्योंकि आप 1 यूनिट ऑफ लेबर ही सप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आप लेट्स से 1 घंटा ही काम कर रहे हो या 1 दिन ही काम कर रहे हो, उससे ज़्यादा आप नहीं काम कर सकते, तो उसको आप वेजेस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस W ही मिल जाएगा। तो W आपके वेजेस भी हैं और W ही आपकी इनकम भी है। ठीक है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली वेज इनकम को हम लिखते हैं W/L, बट क्योंकि यहाँ पर L 1 के बराबर है, हर बंदा एक ही यूनिट ऑफ लेबर दे सकता है, इसलिए W ही उसकी अर्निंग हो जाती है। ठीक है, वो 1 यूनिट ऑफ लेबर का क्या मतलब है ये तुम अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हो। 1 यूनिट कुड मीन कि आप 1 साल काम कर रहे हो, उसके बाद आपको W मिल रहा है। आप लेट्स से 10 साल काम कर रहे हो और 10 साल के लिए आपको W जितनी इनकम ही मिल रही है, तो इंटरप्रिटेशन तुम्हारे लिए ओपन है। ठीक है, खैर, इस वेज इनकम में से वो एक पार्ट कंज्यूम करता है, बाकी का बचाता है। जो वो बचाता है वो जैसे ही उसने सेविंग के लिए एकदम अलग रखा ही था वो पैसा, वैसे ही इन्वेस्ट हो गया। ठीक है, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट में कुछ लैग नहीं है, कुछ वो सब चीज़ नहीं है, सीधा सीधा जो सेविंग थी वो एकदम जादू की छड़ी ऐसे घुमाई और इन्वेस्ट हो गए। और वो इन्वेस्ट होते के साथ ही कैपिटल बन गई। इन्वेस्टमेंट ही कैपिटल होती है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट से कैपिटल में एडिशन होता है कैपिटल स्टॉक में। ये बेचारे के पास कैपिटल के नाम पे सिर्फ जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वही है, क्योंकि उसके माँ बाप तो उसको कुछ दे के नहीं गए, तो जितना आपने इन्वेस्ट किया उतनी ही आपकी कैपिटल हो गई। बस क्या हुआ कि इस कैपिटल ने कुछ इंटरेस्ट अर्न कर लिया, कुछ रेंट अर्न कर लिया, तो कुल मिला के ये रेंटल इनकम और जो कैपिटल है, ये दोनों चीज़ें आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो आप खर्च सकते हो सेकेंड पीरियड में। ठीक है, ऐसी चीज़ हो गई जैसे कि लेट्स से आपने फर्स्ट पीरियड में आपकी तनख्वाह थी 500 रुपये, मान लो आपने 400 कंज्यूम कर लिया, आपके पास 100 रह गया। ठीक है, अब उस 100 को आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब अगले पीरियड में आपको इस 100 के ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिल गया, लेट्स से 10% इंटरेस्ट मिल गया, तो अब जो 110 रुपया है यही है ना आपके पास खर्च करने के लिए सेकेंड पीरियड में। तो यही बात इन्होंने बोली है। ठीक है, तो वही बताया कि सेविंग्स और जो कैपिटल है आपके पास, ये आपका इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है सेकेंड पीरियड में। तो एजेंट फर्स्ट पीरियड में एक वर्कर है, लेबर सप्लाई करता है, सेकेंड पीरियड में वो कैपिटलिस्ट है, उसके पास कुछ कैपिटल है, तो वो उसका ओनर है। ठीक है, वो कैपिटल को रेंट करके जी रहा है। अब यंग एजेंट जो है वो पीरियड 1 में अपना कंजम्पशन डिसाइड करेगा, जो कि होगा C1T, और साथ में वो डिसाइड करेगा अपनी, आप कह सकते हो सेविंग्स डिसाइड कर लेगा, या फिर आपने सेविंग्स डिसाइड कर ली तो उसी से ही फ्यूचर कंजम्पशन भी डिसाइड होती है, राइट। सेविंग्स डिसाइड करो या फ्यूचर कंजम्पशन डिसाइड करो, बात एक ही है, क्योंकि जब आपने सेविंग्स डिसाइड कर ली तो
वही सेविंग्स का पैसा इन्वेस्ट होगा, वही इन्वेस्टमेंट का पैसा इंटरेस्ट कमाएगा, और उतना ही अमाउंट आपके पास सेकेंड पीरियड में अवेलेबल है कंजम्पशन के लिए। और सेकेंड पीरियड में कंजम्पशन के अलावा और कुछ आपको करना भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि आपको पैसे कहीं और जोड़ के रखने हैं या ऐसा कुछ। तो बेसिकली अभी की जो सेविंग्स है और फ्यूचर की जो कंजम्पशन है, उनका डिसीजन सेम ही चीज़ है। आप फ्यूचर की कंजम्पशन डिसाइड कर लो या अभी की सेविंग्स डिसाइड कर लो, बात एक ही है। क्योंकि अभी की जो सेविंग्स है वही इन्वेस्टमेंट के थ्रू फ्यूचर में आपको एज मनी मिलेंगी, और वही पैसा आप खर्च करके उस वक्त फ्यूचर का कंजम्पशन करोगे। ठीक है, तो आप अभी की कंजम्पशन और अभी की सेविंग्स डिसाइड करो, या अभी की कंजम्पशन और फ्यूचर की कंजम्पशन डिसाइड करो, बात सेम ही है। यूटिलिटी फंक्शन जो आपका लाइफ टाइम का, पूरी ज़िंदगी का यूटिलिटी फंक्शन जो है, वो फंक्शन है इस पीरियड की कंजम्पशन का और सेकेंड पीरियड की कंजम्पशन का। तो CT1 यानी कि टी पीरियड की कंजम्पशन, और T+1 यानी कि अगले पीरियड की कंजम्पशन। और ये जो यूटिलिटी फंक्शन है ये है UC1T प्लस बीटा इंटू UC2T+1। बीटा 0 से 1 के बीच में है, तो बेसिकली आप डिस्काउंट कर रहे हो। लेट्स से बीटा है 0.5, तो दैट मीन्स कि आप 50% वैल्यू देते हो टू द यूटिलिटी दैट यू डिराइव फ्रॉम फ्यूचर कंजम्पशन। 100% क्यों नहीं, क्योंकि फ्यूचर कंजम्पशन है तो वी डोंट वैल्यू इट एज मच। ठीक है, तो ये बात हो गई। U डैश पॉजिटिव है, यानी कि कंजम्पशन बढ़ेगी तो यूटिलिटी बढ़ेगी, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, इसलिए U डबल डैश नेगेटिव है। ये जो है ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ इनाडा कंडीशंस जैसी हैं जो हमें हेल्प करती है हमारा ग्राफ बताने में कि ग्राफ कैसा दिखेगा। तो हमें पता है कि जो यूटिलिटी फंक्शन, अगर हम यूटिलिटी फंक्शन को प्लॉट करें एज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन, एक्स एक्सिस पे कंजम्पशन रख लो, वाई पे यूटिलिटी रख लो, तो व्हाट यू विल गेट इज़ एकदम कॉन्केव सा फंक्शन। ठीक है, जैसे नॉर्मली जो प्रोडक्शन फंक्शन हमने बनाया था सोलो में, RCK में, वैसा सा यूटिलिटी फंक्शन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट्स की बात करें, क्योंकि ये तो हमें मिल गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको मैक्सिमाइज़ करना है। बट कंस्ट्रेंट्स क्या है, तो कंस्ट्रेंट्स बहुत सिंपल से हमारे जो फर्स्ट पीरियड का बजट कंस्ट्रेंट है वो है C1T प्लस ST इज़ इक्वल टू WT। फर्स्ट पीरियड की कंजम्पशन प्लस सेविंग्स शुड इक्वल आपकी जो इनकम है, और इनकम WT के बराबर है। ठीक है, अब सेकेंड पीरियड का भी एक बजट कंस्ट्रेंट है। सेकेंड पीरियड का बजट कंस्ट्रेंट है कि C2T+1 जो सेकेंड पीरियड की कंजम्पशन है वो किसके बराबर है। सी, आपके पास थी सेविंग्स, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल किया था, तो हमने बात की थी कि आपके पास 100 रुपये की सेविंग्स है। अब वो 100 रुपये की सेविंग्स कुछ इंटरेस्ट कमाती है, लेट्स से 10% इंटरेस्ट कमाती है, तो आपके पास होगा 110 रुपये। ठीक है, ये 110 का एक्सप्रेशन मैथमेटिकली कैसे बना, ये बना बेसिकली 1 प्लस 0.1 इंटू 100, है ना। तो इंटू 100 क्या है, 100 हमारी सेविंग्स है, और 1 प्लस 0.1, तो 0.1 हमारा ये हो गया, क्या कहते हैं, रेंट जो हमने कमाया। इंटरेस्ट कह लो, रेंट कह लो, बात एक ही है। कैपिटल के साथ रेंट ज़्यादा यूज़ होगा यहाँ पर, तो इट्स बेटर इफ़ यू राइट इट रेंट। ठीक है, रेंट के लिए इसको R से भी डिनोट किया है। ठीक है, RET+1 इसलिए क्योंकि एक्सपेक्टेड है, हमें नहीं पता ना, हम फर्स्ट पीरियड में बैठे हुए अपना ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हमें क्या पता सेकंड पीरियड में क्या होगा, इसलिए कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, उस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे हमारा जो सेकंड पीरियड का कंजम्पशन होगा वो होगा 1 प्लस एक्सपेक्टेड रेंट रेट इंटू ST, और साथ में ये माइनस डेल्टा आ गया है डेप्रीसिएशन का, क्योंकि जाहिर सी बात है कैपिटल में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुमने सेविंग्स रखी 100 रुपये की, वो 100 रुपये इन्वेस्ट हो गए, इन्वेस्ट होके वो कैपिटल बन गए। अब वो कैपिटल बन गए और कैपिटल ने ये 1 प्लस RET+1 जितना, लेट्स से, मतलब कैपिटल ने क्या किया, कैपिटल ने इतना रेंट कमा लिया, 10% का रेंट कमा लिया, तो उससे भी तुम्हारी इनकम बढ़ गई। बट एट द सेम टाइम कैपिटल डेप्रीशिएट भी तो करी होगी एक पीरियड बीत जाने के बाद, क्योंकि तुमने फर्स्ट पीरियड में सेव किया था ना, फर्स्ट पीरियड में इन्वेस्ट किया था, फर्स्ट पीरियड में कैपिटल ली थी, तो वो अब वो क्या हुआ है, अब वो डेप्रीशिएट कर गई है सेकेंड पीरियड तक डेल्टा अमाउंट से, तो वही दिखाया है।
कि बेसिकली अगर 10% तुम्हारा क्या कहते हैं 10% तुम्हारा रेंट का रेट है, लेकिन एट द सेम टाइम 7% तुम्हारा डिप्रिसिएशन है, तो 3% की कुल मिला के कमाई हुई। तो तुम क्या करोगे, सेविंग्स इंटू 1 प्लस 0.3 करोगे, है ना। तो वही चीज़ इसमें दिखाई हुई है। अब अगर हम ST की जगह पर अब हमारे पास 2 बजट कॉन्स्ट्रेंट्स आ गए हैं और एक ही मैक्सिमाइजेशन करने वाली चीज़ है। 2 कॉन्स्ट्रेंट्स को लेके भी लाग्रांज बनाया जा सकता है, बट अगर एक ही कॉन्स्ट्रेंट बना लो तो लाइफ सिंपल हो जाती है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी ST है, यहाँ पर भी ST है, ST कॉमन है दोनों में। तो अगर हम ST की वैल्यू मतलब सेकंड कॉन्स्ट्रेंट से निकाल लें, ST को राइट साइड पे रहने दें, इसको डिवाइड में भेज दें लेफ़्ट साइड में, तो ST की वैल्यू निकल जाएगी। और ST की जो वैल्यू निकलेगी अगर वो हम इधर डाल दें तो लाइफ सिंप्लीफाई हो जाएगी, एक ही कंस्ट्रेंट रह जाएगा। तो वही हमने किया है और इससे हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, तो अब आपको मैक्सिमाइज़ करना है इस चीज़ को। ठीक है, ये आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है सब्जेक्ट टू ये आपका फाइनल कंस्ट्रेंट बन गया। ठीक है, और आगे क्या बताया है कि हम अज्यूम करते हैं, अब एक्सपेक्टेशन फॉर्मेशन के काफ़ी रूल्स हो सकते हैं। ये RET+1 किसके बराबर होगा, इसके काफ़ी रूल्स हो सकते हैं। हम यहाँ पर अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते हैं और हम बोलते हैं कि भाई इस बंदे को परफेक्ट फोरसाइट है, महाज्ञानी है, ये इसको पता है कि अगली बार के पीरियड में 10% का रेंटल रेट होगा और 10% का ही हो भी जाता है। तो जो ये एक्सपेक्ट करता है वही एक्चुअल में जो ये एक्सपेक्ट करता है वही एक्चुअल में हो भी जाता है। ठीक है, तो RET+1 इज़ इक्वल टू RT+1 फॉर ऑल T, हर पीरियड में ऐसा ही हो रहा है। तो इसलिए RET+1 की जगह हम सीधा सीधा RT+1 ही लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगर ये सोचता है कि 7% होना चाहिए इंटरेस्ट अगले पीरियड में, तो 7% ही हो जाता है। ठीक है,